ऐसा दम नहीं है क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो मैं इसको करता हूँ। फिफ्थ को 6th और 7th में नहीं करूँगा, वो आपके लिए है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है करने का। तो देखा यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps। ठीक है, तो 500 नियॉन लैंप्स की लाइफ के बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर और मीडियन फाइंड करना है, मीडियन लाइफ टाइम, तो 1500 से 2000, तो ऐसे 14 लैंप्स हैं। 2000 टू 200, 2000 टू 2500 आवर्स कितने लैंप्स की लाइफ टाइम है, तो 56 एंड सो ऑन। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम यहाँ निकाल लेंगे। तो 14 के करेस्पॉन्डिंग 14 प्लस 56, तो ये आ जाएगा 70। 70 में 60 ऐड किया तो ये आ जाएगा 130। उसमें हमने ऐड किया 86, तो ये आ जाएगा 216। इसमें ऐड किया हमने 74, तो ये आएगा 290। उसमें ऐड किया 62, तो ये आ जाएगा 352। उसमें ऐड किया 48, तो ये आ जाएगा 400। और शायद इतना ही था, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। तो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई है 400 विच इज इवन। तो स्मॉल n/2 यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल N/2 विच इज इक्वल टू 400/2 विच इज इक्वल टू 200। ये हमें पता चल गया। अब इसको देख के बताओ कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। सर 3000 से 3500। ठीक है, ये हमारा मीडियन क्लास है, उसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी है, उसके करस्पॉन्डिंग ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले वाली क्लास की ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सारी डिटेल्स रख देते हैं पहले। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 3000, फिर H यानी कि इसी क्लास का जो साइज है वो हो जाएगा फिर 500, और इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 86। इस क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 130। तो यहाँ से मीडियन, ये तो बच्चे को पता है, ये L/2, ये N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F इंटू H होता है। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, L की जगह रखा 3000, N/2 की जगह रखा 200, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह 130 बाई F की जगह 86 इंटू H की जगह 500। तो ये आ जाएगा फिर 3000 प्लस 70/86 इंटू 500। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3000 बस, ये मेरे ख्याल से 400 समथिंग आना चाहिए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 86, तो ये आ रहा है 406.98 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ जाएगा फिर 3406.98 आवर्स, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये मुश्किल था क्या, ये बताओ। नो सर। आसान था ना। तो मैंने क्या कहा था कि मुश्किल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल एज 7 एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपको दिखाई दे रहा है, ये n दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है, नंबर ऑफ सरनेम, उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स, उसका क्लास दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और वो किस क्लास को बिलोंग करेगा वो निकाल लो, बस n के हिसाब से फॉर्मूले में पुट कर दो। ऐसे ही है 6 एंड 7। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। यस सर। यस सर। हाँ गुड, ये आप खुद से करेंगे और फिर हम इस एक्सरसाइज की आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर
मोड। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि ये जो चैप्टर है ये मान के चलो एक इंक्लिनेशन की तरह है, शुरुआत में सबसे मुश्किल फिर आसान होता चला जाएगा। तो सबसे मुश्किल था मीन, वो ऑब्वियसली मुश्किल है, कैलकुलेशन है। फिर मीडियन क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और मोड जो सबसे ज़्यादा आसान है। तो ये क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, फैशन, या उसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में कहूँ तो ट्रेंड। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी कौन सी गाड़ी मार्केट में फैशन में है, कौन सा कपड़ा ट्रेंड में है ना, किसी भी चीज़ का कुल मिला के कहने का क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी फैशन में है। तो रोड पर देख लो, जो सबसे ज़्यादा गाड़ी दिखती है वही फैशन में है ना, या जो कपड़े लोग ज़्यादा पहनते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं, जो टीवी सीरियल ज़्यादा देखते हैं, वही फैशन में या ट्रेंड में है। तो जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे उसको हम मोड कहते हैं। इसी से एक शब्द आता है मॉडल, आपने सुना होगा, सुनते रहते होंगे, तो इसी से आया है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन यहीं से आया है। तो मोड का हमारे लिए इसको कैसे हम रिप्रेजेंट या डिफाइन करेंगे कि दैट डेटा which appears the maximum number of times that data which appears the maximum number of times compared to other datas ना। तो दूसरे डेटास की तुलना में जो डेटा सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है उसी को हम मोड बोलेंगे। तो उसका एग्जांपल क्या है कि जैसे ऐसे हैं, मान लो 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 6 6 6 6 5 5 5 9, ऐसे हमने फिर इसको देखा, ये कितनी बार 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 ये 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये अकेला 1 टाइम। तो ये हमने इस तरह से बता दिए। फिर यहाँ से मोड क्या होगा आपके हिसाब से? 4 सर 4 4 6 मत बोल देना क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स मोड नहीं होता, जो नंबर सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है वो मोड होता है, ठीक है ना। जो डेटा अपीयर हो रहा है वो कितनी बार अपीयर हो रहा है वो काउंटिंग हमारे लिए मोड नहीं है। तो यही आंसर है। तो ये मुश्किल है क्या? नो तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अब सवाल है, ये तो हमने देख लिया कि मोड होता क्या है। अब सवाल ये है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोड कब यूज करना है। हमने तो सेंट्रल वैल्यू की बात की थी और उसका हमने एग्जांपल देखा था, क्लास में मार्क्स कितने आए हैं उस हिसाब से सेंट्रल वैल्यू क्या है तो एवरेज निकाल लो यानी मीन निकाल लो। फिर हमने देखा था फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसमें बहुत लोग काम करते हैं और एक की सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मीन बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सेंट्रल वैल्यू डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर हमने वैल्यू की बजाय हमने क्या देखा कि पोजीशन जो है उसको ध्यान दिया कि किस पोजीशन पर कौन सा डेटा है। तो वहाँ से नई चीज़ जो उभर के आई उसको हमने मीडियन बोला। अब ये मोड क्या है ये हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो कंसिडर अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो एक क्लास है, मान लो आप ही की क्लास है, उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो कंसीडर क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स having shoe sizes as 8 and
10 मान लो। तो एक क्लास है, आपकी क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं और वो जूते भी पहनते हैं, तो जो जूते के जो साइज हैं वो अलग अलग, कुछ के 8 हैं और कुछ के 10 हैं, केवल यही दो हैं। ठीक है, आगे लिखा 60 स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे लिखा कि लेट शू साइज ऑफ 50 students is 8 and that of remaining 10 students is 10। तो 50 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो शू साइज है वो 8 है एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स इज 10। तो बचे हुए जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी शू साइज 10। तो अब जैसा कि हर स्कूलों में होता है कि आपके स्कूल का भी जैसे एक ड्रेस है तो एक पर्टिकुलर शॉप से ही आपको लेना है, ऐसा होता है। उसी तरह से शू में भी है, मान लो कि एक पर्टिकुलर दुकान से ही लेनी है, तो दुकान तो बनाएगा नहीं शू, वो किसी फैक्ट्री से बनवा करके बेचेगा। तो एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है जो शूज़ को बनाएगी, इसी शूज़ को बनाएगी आपके क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बारे में अब देखते हैं कि अ कंपनी is supposed to manufacture these shoes with a restriction that it can afford shoe making machine of only one size। ठीक है, तो एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो कि इन जूतों को बनाएगी, पर कंपनी क्या है, नहीं है, ज्यादा पैसे हैं नहीं, तो वो क्या है कि केवल एक ही ऐसे मशीन को अफोर्ड कर सकती है और एक मशीन एक ही साइज के जूते बना सकता है। तो फिर वो किस शू के जूते बनाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन है, सो विच size of shoes the company should manufacture in order to gain maximum profit। तो मान लो ये एक सिनारियो है आपके सामने आया लाइफ में कभी, है ना, और ऐसा है कि भाई आपको एक कंपनी में जाना है या आपकी एक जॉब लगी है कंपनी में, है ना, और उसने आपको पहला प्रोजेक्ट दिया कि भाई ऐसा है ना कि हमारे को एक स्कूल के 60 स्टूडेंट्स के लिए जूते बनाने हैं। टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स के साइज हैं 8, रिमेनिंग 10 के 10 है, और हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम केवल एक ही मशीन अफोर्ड कर सकते हैं जो एक ही साइज के शूज़ बना सकती है। अब आप ऐसा कुछ करो जिससे हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट मान लो। तो मान लो आप में से कोई एक है, नाम मैं नहीं लूँगा, कोई आप में से एक है, आप खुद को इमेजिन कर लो, और अभी अभी पढ़ के गया है स्टैटिस्टिक्स, तो उसने कहा ये तो बड़ा आसान है, वो शुरू कर देता है का, उसने बोला बड़ा आसान। उसने बोला कि ऐसा है कि आप जो ये शूज साइज है उसको आप यहाँ लिख लीजिए और मैं इसको XI से रिप्रेजेंट करूँगा। तो जो कंपनी के लोग हैं वो खुश हो गए कि ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। फिर आपने बोला कि यहाँ पर आप लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसको मैं FI से रिप्रेजेंट करूँगा। तो कंपनी वाले और भी खुश हो गए
और आखिरी में आपने बोला इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा FI XI से, तो वो लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए, आप पर विश्वास कर लिया, बिल्कुल सही आदमी को हमने रिक्रूट किया है और ये हमारी कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएगा। तो शू साइज क्या है बहुत ज्यादा भाई? खुश हो 8 है। गए। हाँ बहुत खुश है ना, पार्टी भी दे चुका है या तैयारी चल रही है। तो यही होगा, आपने बता रखा है कि ऐसा होता है सर, 8 हो गया, एक है 10 और टोटल यही करते हैं हम लोग। उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो मान के चल रहा है कि आप खतरनाक है, मैथमेटिशियन तो जबरदस्ती। फिर आपने कहा कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 8 के सामने 50 और 10 स्टूडेंट्स के लिए 10, तो ये हो जाएगा फिर आपके हिसाब से 400, ये हो जाएगा 100 और ये फिर हो जाएगा फिर 500 और ये है 60। आपने नाम भी दे दिया कि आज से ये जो है सिग्मा FI के नाम से जाना जाएगा और ये जो है वो सिग्मा FI XI के नाम से जाना जाएगा। सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है पर वो बड़ा खुश है, बहुत अच्छा कर रहा है। फिर आपने लिखा एक्स मीन सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। यहाँ आपने लिख लिया 500, यहाँ कर दिया 60, 0, ये आ जाएगा 25/3, 8.33। तो आपने ये बोला कि ऐसा है कि सारे जूते जो होंगे वो इस नंबर के मैन्युफैक्चर कर दो, और फिर कंपनी क्या हो गई यहाँ से? बर्बाद, है ना। उसने आप पर भरोसा किया, आपने सुना था कहीं, आपको ऐसे ही बोला गया था कि मैथ्स में इतने मार्क्स आए हैं, इतने इतने स्टूडेंट्स को, सबके मार्क्स अलग अलग हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है जिससे पूरे क्लास का मार्क्स आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करना है? तो आपने पढ़ रखा था मीन होता है, तो आपको लगा था दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है, अलग अलग डेटाज हैं, एक पर्टिकुलर चीज करनी है जो सबको रिप्रेजेंट करे, तो आपने ऐसा कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कंपनी 68.33 यूनिट्स के जूते बनाएगी तो कितने लोग इसको पहनेंगे? एक भी नहीं, क्योंकि बाकी के 50 के तो नंबर 8 हैं और बाकी जो 10 है उनका तो वैसे भी 10 है, तो वो तो ऐसे भी नहीं खरीदेंगे, तो यानी एक भी जूता नहीं बिका। तो इसका मतलब है कि मीन जो तो है, फिर धक्के मार के निकाल दी। हाँ वो फिर वापस यहीं पे आ जाओगे तो, और शायद होगा भी कोई यहीं पे बैठा है कि वो गलत पढ़ाया था, तो गलत बहुत नहीं ज्यादा पढ़ाया एहसास था। कर लेते सब। हाँ तुम जल्दी चले गए थे, तुम क्लास करोगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा, इसीलिए पूरा चैप्टर खत्म होने देते। तो क्या है कि मीन फेल्स हियर इन कैलकुलेटिंग द सेंट्रल वैल्यू, इन कैलकुलेटिंग द सेंट्रल वैल्यू। तो वो दिख गया है क्यों फेल हुआ है मीन। तो आपके हिसाब से यही सिनारियो है हमारा, और ज्यादा मैथ्स के बारे में मत सोचो, लॉजिकली सोचो कि आपको ये सिनारियो दिया जाता और कहा जाता कि भाई केवल एक नंबर के जूते ही अपन अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप कौन से नंबर के जूते मैन्युफैक्चर करते, ये बताओ। सर 8 ए, नंबर। तो बहुत अच्छी बात है, तो देखा क्लास करने से ये फायदा होगा, ये तुमको पता चल गया कि हमें नहीं निकालना है, ये निकालना है। तो 8 क्यों? तो हम इसको जब इस तरह से अरेंज करेंगे कि पहले स्टूडेंट का शू नंबर 8, दूसरे का 8, तीसरे का 8, ऐसे करते करते 8, फिर 51st स्टूडेंट का 10, 52nd का 10, 68 का 10, इसको हमने काउंट किया तो ये आ गया 50 और ये आ गया 10। तो हमने याद किया, हमको पढ़ाया गया था जो मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हो उसी को हम बोलते हैं मोड। ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इस सिनारियो में सेंट्रल वैल्यू निकालने के जो काम आया वो ना तो मीन था ना तो मीडियन था, वो मोड था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से कि मोड भी कहाँ पर यस काम में आएगा, है ना। यहाँ पर तो फिर भी सिंपल था, केवल हम 2 ही ले रहे थे, तो आप ये भी कह सकते थे कि हाँ मीडियन से भी तो काम चल ही जाता, वो सही बात है, मीडियन से भी यहाँ काम चल जाता,
बाई फ्लूक मतलब संयोग से काम चल जाता, क्योंकि हमने 2 ही डेटा लिए, तो वो 30 के आसपास फॉल करता तो 8 ही था उसमें। लेकिन अगर ये 7-8 डेटा होते मान लो, तो उसमें मीडियन तो कहीं भी आ सकता है पोजीशन के हिसाब से, मोड जरूरी नहीं है वहां पर आएगा, वो कहीं और हो सकता है। तो इसलिए ऐसे सिनारियो में जहां पर प्रैक्टिकली चीजें आती हैं, नंबर्स की वैल्यू और उनके मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं होता। मतलब यहाँ देखा तुमने कि ना तो नंबर की मैग्नीट्यूड का मतलब है, ना तो उसके पोजीशन का मतलब है, नंबर के नंबर का मतलब है, यानी कि डेटा की संख्या का मतलब है ना, डेटा के नंबर का मतलब है काउंटिंग, ना तो उसके पोजीशन, ना तो उसके मैग्नीट्यूड का पे डिपेंड कर रहा है। तो लिख सकते हैं कि when central value depends upon the number of datas instead of the magnitude of data, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मीन, कलर चेंज करके, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहां पर मीन यूज करते हैं, है ना। तो फिर से when central value depends upon the number of datas instead of the magnitude of data or position of data, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा मीडियन। ठीक है, तो when central value depends upon number of data instead of magnitude of data or position of data, then this is known as mode। तो इसको भी कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि ये भी याद रहे। ठीक है, तो अब तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन यानी कि मीडियन, मैग्नीट्यूड यानी कि मीन, और कितनी बार वो अपीयर हो रहा है, तो उसकी काउंटिंग के हिसाब से देखेंगे तो मोड। तो ये समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। सबने नोट भी कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो आज तो चलो इस पर एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन तो नहीं पर उसका मतलब देखेंगे। डेरिवेशन कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। सिमिलर ट्रायंगल से होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि कुछ भी रखा है नंबर ऑफ पर्सन्स, मान लो ऐसे, नहीं नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं, सैलरी इन रुपीज, और यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। और ये एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, जैसे 5000, यहाँ पर है 6, ये है 10,000, यहाँ है मान लो 8, यहाँ पर फिर है 15,000, यहाँ है 20, फिर है 20,000, यहाँ है 2 मान लो ऐसा, और एक और मान लेते 25,000, यहाँ पर है मान लो 4। ऐसे आ गया, ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है। टाइप 1 का तो पता ही है, बिना किसी ऐसे ही वो ग्रुपिंग का लिखा रहेगा। ऐसा आपको टेबल दे दिया जाए और इससे आपसे पूछा जाए कि इसका मोड क्या है, तो क्या आंसर होगा आपका? 15,000 लग रहा है। 15,000. हाँ, ये 20 नंबर ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो 15,000। दिस इज माय मोड और ये आंसर। तो ये मुश्किल है क्या, ये बताओ? No, sir. No, sir. ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे,
जैसे यही क्वेश्चन है 6th और 7th, मान लो 6th है, अगर इसी का मोड निकालने आ जाए तो इसका मोड कैसे निकालते हैं ये सिखाया जाएगा। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है जो हमने किया, तो हमने जो अभी किया है वो तो ग्रुप टाइप 2 देता का है। ये नहीं। हाँ ये मतलब क्लास इंटरवल नहीं था, और ये जो है इसमें क्लास इंटरवल है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि 40 मैक्सिमम वैल्यू है, यानी 7 to 10 है, ये मॉडल क्लास है। जैसे मीडियन क्लास होता है ना, वैसे ही मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 7 to 10, यानी जो वैल्यू आएगी आपकी, जो मोड होगा वो 7 से 10 के बीच में कहीं होगा। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको कल बताया